लेक्चर में जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वॉर अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स। ये जो वॉर अवॉइडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी हद तक लिंक हैं, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज पे आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करते हैं, आप वॉर को अवॉइड करते हैं, देन यू मूव टूवर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। हम डिफरेंट रीजन की, डिफरेंट स्टेट की एग्जांपल्स भी देखेंगे और उससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। सो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड्स, understanding, interest, requirements and even sometimes perception। वो कहते हैं कि जी इट इज़ अ क्लैश बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में क्लैश है। किस बात पे क्लैश? थॉट प्रोसेस में वो कहते हैं क्लैश हो सकता है, दोनों का सोचने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, इंटरेस्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं और सम टाइम परसेप्शन आपकी डिफरेंट हो सकती है। आप जो है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, आपका जो चीज़ों को परसीव करने का नज़रिया होता है वो चेंज होता है, तो वहाँ से जो है कॉन्फ्लिक्ट, एक क्लैश जो है वो इमर्ज होता है, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। Clash of interest, basically a conflict result in heated arguments, physical abuse and definitely loss of peace and harmony। अब वो कहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में क्या होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में ये होता है कि आप हीटेड आर्गूमेंट्स में, इनिशियल स्टेज पे आप हीटेड आर्गूमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद आप फिजिकल एब्यूज़ एंड देन लॉस ऑफ पीस एंड हारमोनी। आप देखिए जहाँ तक स्टेट्स का ताल्लुक है, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान में कोई क्लैश, कोई क्राइसिस या कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों तरफ से जो हीटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो आती हैं। दोनों इंडिया और पाकिस्तान की आगे एग्जाम्पल देख लें, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कोई छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या क्लैश होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं। दोनों स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को थ्रेट कर रहे होते हैं या सम टाइम कह रहे होते हैं कि जी हम रिटेलिएट करेंगे या हमारे पास भी इक्वल कैपेबिलिटी एंड ऑल दैट। उसके आगे जो है फिर फर्दर स्टेजेस स्टार्ट होती हैं अगर खुदा न खास्ता जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे बढ़े। वो कहता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, फ्रेंड्स को आपके एनिमी बना सकता है। जहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ पे आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे स्टेट्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, स्टेट्स नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट। जो स्टेट्स होती हैं वो कभी भी किसी भी सूरत में अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती। सो अ कॉन्फ्लिक्ट नॉट ओनली कैन अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स बट आल्सो अमंग कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट्स एज वेल। वो कहते हैं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट अ कॉन्फ्लिक्ट कैन arise। A small conflict not controlled at the correct time may lead to a large war and rift among countries, leading to major unrest and disharmony। वो कहते हैं कि अगर एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को, अगर एक छोटे से क्लैश को बिटवीन स्टेट्स में टाइमली हैंडल ना किया जाए, उसको टाइमली जो है वो ठीक करने की कोशिश ना की जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत एडवर्स हो सकते हैं। वो ये हो सकता है कि जो स्टेट्स हैं वो लार्ज वॉर में जा सकती हैं, ऐसा रिफ्ट हो सकता है स्टेट्स के बीच में जो कि ना सिर्फ दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के पीस को ख़राब करे बल्कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को भी हार्म कर सकता है। इसलिए इनिशियल स्टेज पे ही ज़रूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सेटल करने की कोशिश की जाए। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट व्हाट बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इज़। नाउ मूविंग टूवर्ड वॉर। अब कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और वॉर अवॉइडेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और वॉर क्या होता है। वॉर का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली वॉर। वॉर इज़ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल एंड। क्लॉजविट्स जो कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, उनकी वॉर के बारे में ये डेफिनेशन है। ही सेज दैट वॉर इज़ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस
टू अचीव पोलिटिकल एंड्स, आप पोलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो वायलेंस यूज़ करते हैं उनको क्लॉजर्स जो हैं वो वॉर का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, एक और डेफिनेशन है, एन एक्ट ऑफ वायलेंस इंटेंडेड टू कंपेल आवर अपोनेंट्स टू फुलफिल आवर विल, कि आप वायलेंस यूज़ कर रहे हैं। एक्ट ऑफ वायलेंस का मतलब है यू आर यूजिंग द वायलेंस, उसके पीछे मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, कि आप अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को कंपेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो आपकी विल के मुताबिक चले, आपकी विल के मुताबिक काम करे। सो दिस इज़ ऑल्सो वॉर। अब देखिए वॉर में जो है वो वायलेंस का वर्ड यूज़ होता है, व्हेन देयर इज़ वायलेंस देयर इज़ अ वॉर, जहाँ पे वायलेंस यूज़ हो रहा था और जहाँ पे फोर्स यूज़ हो रही होती है, इट इज़ अ वॉर। Mass or total war may be defined as a type of armed conflict between large nation states in which populations and resources are rationally and extensively organized for conquest। वो कहते हैं कि उस वॉर को आप टोटल वॉर का नाम देते हैं जिसमें आपके के तमाम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लार्ज नेशंस इन विच पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज आर रैशनली एंड एक्सटेंसिव, ठीक है, वो कहता है कि ऐसा एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसमें जो बड़ी नेशंस हैं, बड़ी स्टेट्स हैं दुनिया की, वो अपने पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को रैशनली और एक्सटेंसिवली यूज़ करती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंक्वेस्ट, किसी भी चीज़ पे का या किसी मुल्क का कब्जा हासिल करने के लिए, ठीक है। सो हेयर इन total war all means of national power including your population are used to achieve the ends। so this is a brief overview of war, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि what is war avoidance। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड वॉर अवॉइडेंस की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़ास तौर पे जब से न्यूक्लियर एज स्टार्ट हुई है, जब से दुनिया में 1945 से दुनिया जो है वो एक न्यू वर्ल्ड में एंटर होती है विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर एज। आपको पता है कि न्यूक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं दुनिया में, और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 7-8 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एट द मोमेंट। जब से जो दुनिया है वो न्यूक्लियर एज में एंटर हुई है, वॉर avoidance and conflict prevention has become very much important for global peace and security। why? because अगर आप वॉर की तरफ जाते हैं इस न्यूक्लियर एज में, देन देयर आर चांसेस कि आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को यूज़ करेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर एज वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। पहले भी वो कहते हैं कि जो स्टेट्स थी वो कहती थी कि वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन। वॉर जो है वो स्टेट्स के पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, ठीक है, तब आप वार में जाएं। लेकिन ख़ास तौर पे न्यूक्लियर एज में 1945 के बाद जो है वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड वॉर अवॉइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता दो न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर जो स्टेट्स हैं उनके बीच में वार हो गई, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करें और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के चांसेस हैं, मैस डिस्ट्रक्शन के चांसेस हैं। प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर अवॉइडेंस इज़ नॉट अ सिंगल इवेंट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना और वॉर को अवॉइड करना एक सिंगल इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें, इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे चीज़ें हैं। रादर इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू गिवन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो कहता है कि आपको स्टेट्स को जो है वो एक्ट करना पड़ता है वॉर को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। इट शुड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग प्रोसेस फॉर पीस, रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, help generate an environment and create mechanism through which conflicts can be resolved non-violently। इसमें अब उसने एक पूरा प्रोसेस बताया है कि existent process of peace, respond to crisis, help generate an environment and create mechanism through which conflict can be resolved non-violently। non-violently का मतलब है कि without using force आप conflict को जो है वो resolve करने की कोशिश करें और early stage पे उसको resolve करने की कोशिश करें, ठीक है। ये कब होता है? ये तब होता है जब स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके निगोशिएट करती हैं। अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो तो उसके लिए ज़रूरी है दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट निगोशिएशन। वो एक दूसरे को निगोशिएशन में एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें, ठीक है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करें जो दोनों मुल्कों के लिए
फ्रूटफुल हों। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट मेजर्स रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस एंटिटीज़। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं, वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस एंटिटीज़ इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, रीजनल, सब रीजनल, नेशनल एंड लोकल एक्टर्स। ये तमाम तरह के जो एक्टर्स हैं इनके बीच में वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू अवॉइड वॉर। और कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन भी ऑन द इनिशियल स्टेज of clash of interest. In regions of considerable tension such as the Middle East and South Asia, useful initiatives have been taken despite the inability or reluctance of national leaders to resolve fundamental differences. वो कहते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ पे स्वेयर टेंशन हैं, इसमें उन्होंने मिडल ईस्ट एग्जाम्पल दिया, साउथ एशिया एग्जाम्पल दिया। मिडल ईस्ट में देखें आप, दो राइवल्स हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया, और साउथ एशिया में तो वेरी ओबियस पाकिस्तान और इंडिया हैं, दो जो है एनिमीज़ हैं। वो कहते हैं कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टेंशन्स हो वहाँ पे लीडर्स जो होते हैं, नेशनल लीडर्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं कि किस तरह से जो लीडर है वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर सकता है, कोशिश कर रहा है। दीज स्टेप्स हैव मेट द मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन वर्सुइंग एनी स्टेट सिक्योरिटी एंड नॉट इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ हॉस्टैलिटी। आप जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ हॉस्टैलिटी है उसको किस तरह से कम करने की, अगर कम ना भी सही तो उसको वर्स होने से बचाने के लिए किस तरह से जो एक नेशनल लीडर है वो अपना रोल अदा करता है। नो मैटर हाउ सीरियस आउटस्टैंडिंग ग्रीवेंसेस आर, प्रूडेंट नेशनल लीडर विल विश टू अवॉइड इनएडवर्टेंट एस्केलेशन और एक्सीडेंटल वॉर। वो कहते हैं कि जितने मर्जी सीरियस आउटस्टैंडिंग्स हो, ठीक है, जो मर्जी प्रॉब्लम हो, जो एक जो है वो अच्छा नेशनल लीडर होता है, वो क्या करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि हर हाल में एस्केलेशन का मतलब होता है टू एस्केलेट मीन टू बढ़ने से, यू नो, एस्केलेशन का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर इंक्रीज होने से, फर्दर उसको इंक्रीज होने से रोकना। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एस्केलेशन। तो वो कहते हैं कि जो अच्छा लीडर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर एस्केलेट होने से रोके, ठीक है, उसको फर्दर जो है वो वर्स्ट होने से रोके। These initial steps, like the establishment of hotline between India and Pakistan sector commanders along the line of control in Kashmir, ठीक है, एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज सेक्टर कमांडर अलॉन्ग देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स कैन नॉट सॉल्व अंडरलाइंग पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो कहते हैं कश्मीर के इशू पे हॉटलाइन क्रिएट होना। हॉटलाइन का मतलब होता है जब दो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट फ़ोन पे रब्ता करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट और एनी एस्केलेशन। जब दो या दो से मुल्कों के दरमियान कोई क्लैश होता है, कोई क्राइसिस होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट होता है, तो जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो आपस में टेलीफोनिक जो रब्ता करते हैं उसको हॉटलाइन कहा जाता है, ठीक है। वो कहते हैं किसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें आमने सामने आ जाती हैं तो हॉटलाइन क्रिएट होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉटलाइन, ठीक है। ये इनिशियल जो है वो स्टेप है टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड वॉर अवॉइडेंस के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो इमीडिएटली हॉटलाइन क्रिएट करते हैं, टेलीफोन एक दूसरे से रब्ता करते हैं, जिसको हॉटलाइन का नाम दिया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसी तरह से चाइना और इंडिया की एग्जांपल दी है। लद्दाख के मामले पे उनका आजकल बहुत ज़्यादा टीवी पे आ रहा है कि चाइना और इंडिया के काफ़ी क्लैशेस हो रहे हैं, और चाइनीज जो आर्मी है वो क्लेम भी कर रही है कि उन्होंने इंडिया के कोई 50 ट्रूप्स हैं उनको मार दिया है, 75 ट्रूप्स अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि उन्होंने कहा कि हम हमारी कस्टडी में है। तो अभी लद्दाख में उनका काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया और चाइना का। Nevertheless, if pursuer has steps help prevent a full-blown crisis from occurring, they can still have enormous work. ठीक है, अगर वो कहते हैं कि आप प्रिवेंट करते हैं किसी बड़े क्राइसिस को इमर्ज होने के लिए तो उसकी भी बड़ी अहमियत है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स कैन सर्व एज एन एसेंशियल सेफ्टी नेट अगेंस्ट एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स, ठीक है। आप एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट से बच सकते हैं, सच एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस श्राइन्स। आप एक दूसरे के रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं उन पे हमला करने से एक दूसरे को रोक सकते हैं। अर्बन सिटीज़ ऑफ टेरर, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ वायलेंस इज डिस्प्यूटेड इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, और आप वायलेंस को इंक्रीज होने से
बचा सकते हैं एरिया में जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड होती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइड वॉर। इसमें आप देखें जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंटल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, उनका रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ दे लीड योर कंट्री, ठीक है, किस तरह से वो क्राइसिस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो जो है वो निगोशिएट करते हैं अपने राइवल्स के साथ, उनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। It is best to characterize initial step to avoid unwanted wars and unintended escalation as conflict avoiding measures rather than CBM's conflict building measures। वो कहते हैं कि इनिशियल स्टेप जो है अनवांटेड वॉर्स को अवॉइड करने का, उसमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं रादर देन कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स। सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, आप प्रिवेंट करेंगे, देन यू मूव टुवर्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है, जब दो मुल्क जो हैं वो किसी एक क्राइसिस को, किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके बीच में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है। ठीक है, समहाउ ये होता है कि स्टेट्स जो है ना ट्रस्ट तो नहीं करती एक दूसरे पे, स्टेट नेवर ट्रस्ट ईच अदर, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि जी हम जो है वो एक अनवायलेंट तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑन सच मेजर्स इन द 1992 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान to provide prior notification of military exercises involving more than 10,000 troops and the establishment of no-fly zone along their borders। अब इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया इंडिया और पाकिस्तान की कि इन 1992 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक दूसरे को जो है वो प्रायर नोटिफिकेशन, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होने से पहले एक नोटिफिकेशन दिया था कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन्वॉल्विंग मोर देन 10,000 ट्रूप्स, जिसमें 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स इन्वॉल्व थे, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नो फ्लाई जोन अलॉन्ग देयर बॉर्डर्स। और उन्होंने अपने बॉर्डर्स के अराउंड जो है एक नो फ्लाई जोन बना दिया था। क्यों? क्योंकि हम जी वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सो हमारे बॉर्डर के गिर जो है वो नो फ्लाई जोन होगा, इसलिए उन्होंने जो है एक दूसरे को प्रायर नोटिफिकेशन दी थी ताकि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो ये ना समझें कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं खुदा न खास्ता ये हम पे कोई एक दो दिन में अटैक होने के लिए कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को प्रायर नोटिफिकेशन दे दिया था कि दीज एक्सरसाइजेज आर आवर मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ना कि हम आप पे अटैक करने की कोई तैयारी कर रहे हैं। By opening channels of communication and providing modest transparency of selected military practices, एक दूसरे को आप कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन करें, आप एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें, कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें, बातचीत करें। ठीक है, बातचीत करने से क्या होता है? बातचीत करने से ये होता है कि जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ हद तक कॉन्फिडेंस या किसी ना किसी दरमियान के रास्ते पे वो दरमियान का रास्ता निकालने में कामयाब हो जाती हैं। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आप किस तरह से किसी मामले को हल कर सकते हैं? These small tests of trust might also lay the groundwork for more substantive measures later on if the agreements are implemented properly and if political leaders are amenable to subsequent steps। ठीक है, वो कहते हैं कि बाद में ये जो छोटे छोटे तरीके हैं, ये जो छोटे छोटे टेस्ट्स हैं, ये आपके ट्रस्ट को टेस्ट करने, स्मॉल टेस्ट हो सकते हैं आपके ट्रस्ट को चेक करने का, और बाद में इसके वो कहते हैं कि बड़े जो है वो इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं स्टेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स को एक दूसरे का कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट हासिल करने में। Conflict avoidance measures can be taken even when states have not established diplomatic relations। वो कहते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को तब भी अवॉइड कर सकते हैं जब स्टेट्स के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी स्टार्ट ना हुए हों। एज अटेस्टेड बाय इजराइल, सीरिया, एरियल मॉनिटरिंग एग्रीमेंट्स अलॉन्ग द गोलान हाइट्स। इसमें अब उन्होंने एग्जांपल दी है इसराइल और सीरिया की गोलान हाइट्स पे जो उन्होंने एक अपना एरियल मॉनिटरिंग के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस मेजर्स कुड इंक्लूड अनपब्लिसाइज्ड रेड लाइंस दैट आर लाइकली टू ट्रिगर विगरस रिस्पॉन्सेज इफ़ क्रॉस्ड बाय मिलिट्री फोर्सेस। रेड लाइंस उन्होंने जो है वो ड्रॉ की हुई हैं और अगर उसको आप क्रॉस करेंगे तो उसके क्या हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम वहाँ से जनरेट हो सकती है। इसराइल फॉर एग्जांपल हैज़ ड्रॉन अ रेड लाइन फॉर सीरियन ट्रूप्स विद इन लेबनान दैट दमस्कस हैज़ रिस्पेक्टेड। ठीक है, इसराइल ने इसी तरह से वो कहते हैं कि एक रेड लाइन सीरियन ट्रूप्स के लिए लेबनान में ड्रा की हुई है जिसको जो सीरिया है वो एक्नॉलेज करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। इस तरह से जो है वो स्टेट्स क्या कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को या वॉर को अवॉइड कर सकती हैं छोटे छोटे अपने बीच में एग्रीमेंट्स करके।
द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट या प्रिवेंशन और वॉर अवॉइडेंस के बाद आती है जी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स. वो कहते हैं कि इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में, वॉर को अवॉइड करने में समहाउ कामयाब हो जाए, लेकिन हाउ स्टेट्स जो है वो किस तरह से कॉन्फिडेंस एक दूसरे का अचीव करती हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में जो है वो एंटर होती हैं. CBMs कहा जाता है कॉन्फिडेंस. CBMs स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स can become a vital companion to peacemaking but not a substitute for it in regions of great tension. वो कहता है कि पीस मेकिंग की तरफ जो है एक उसका कंपेनियन बन सकता है, लेकिन सब्सिट्यूट नहीं है टेंशन को रिड्यूस करने का. इंडीड विदाउट CBMs इंक्लूडिंग द गुड ऑफिस ऑफ अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी politically peace making efforts can easily fail. ठीक है, वो कहता है कि CBMs में आप क्या करें, CBM में आप ये करें कि किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, जैसा कि ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में इन 1960 ऑलमोस्ट. ठीक है, तो उसमें जो है वो रशिया ने जो थर्ड पार्टी का रोल किरदार अदा किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. Many measures are available to facilitate the transition to confidence building when political conditions permit. These CBMs might build upon uh, precursor steps such as formally acknowledging tactic understandings already in place or resolving border dispute that are not certain to national security. वो कहते हैं कि ऐसे आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स को जो है वो सेटल करने के लिए CBMs जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं जो कि सेंट्रल ना हो नेशनल सिक्योरिटी के. ऑल दो वो इश्यूज़, वो एरियाज़ जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल स्टेट उन पे जो है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, कभी भी उन पे निगोशिएट नहीं करती. The forms adopted for CBMs can be as important as their substances. The transition from conflict avoidance to conflict building can be symbolized